नीलम की अभी अभी शादी हुई थी। शादी को 2 महीने ही हुए थे। नीलम एक पढ़ी लिखी शहर की लड़की होने के बावजूद भी काफी संस्कारी और अपनेपन वाली थी। घर में सास ससुर का ध्यान रखती और घर का काम भी करती थी। एक दिन वो अपनी सास राधा से पूछती है, माँ जी, ये पहले पहले तो काम पे गए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे घर में ही दिखाई देते हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? इनका प्लॉटिंग का बिजनेस अच्छा तो चल रहा है ना? मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताते, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे ही बात क्लियर कर लेती हूँ। अरे बेटा, क्या बताऊं। देख, तुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है, इसलिए मैं आज बता ही देती हूँ। विवेक एक नंबर का आलसी लड़का है। कोई भी काम महीने 15 दिन से ज्यादा नहीं करता। हमने सोचा कि इसकी शादी करवा देंगे तो इसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, इसीलिए हमने तुझ जैसी पढ़ी लिखी लड़की से इसकी शादी करवा दी, ये सोचते हुए कि शहर की लड़की इसको सुधार देगी। लेकिन तू तो बेहद भोली है। तेरे तो कभी आवाज भी नहीं ऊंची होती विवेक के सामने। अब मैं तुझ पे छोड़ती हूँ, तुझे जो करना है कर, तुझे पूरी छूट है, लेकिन इस आलसी को सुधार दे बहू। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आपने मुझ पे भरोसा दिखाया है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब देखिए, कल सुबह से मैं क्या करती हूँ। अपने आलसी पति को सुधार के ही रहूंगी। अगली सुबह नीलम देखती है कि विवेक अभी भी सोया हुआ है। वो कमरे की खिड़की के पर्दे गुस्से में सरका देती है, जिससे विवेक के मुंह पे सूरज की रोशनी पड़ जाती है और वो हड़बड़ा के उठ जाता है। ये सब क्या है नीलम? बहुत दिनों से देख रही हूँ, तुम एक नंबर के आलसी राम बने हुए हो। इतना अच्छा काम है तुम्हारा प्लॉटिंग का, बस प्लॉट दिखाओ और बिकने पे कमीशन खाओ। वो भी नहीं हो रहा क्या तुमसे? ये अचानक क्या बकवास कर रही हो तुम? कल तक तो अच्छी थी, मेरे सामने चू भी नहीं करती थी। आज भांग पी कर आई हो क्या? मुंह का गटर बंद ही नहीं हो रहा है। देखो जी, अपनी जबान पे काबू रखो, नहीं तो। नहीं तो क्या? मायके चली जाएगी? कल जाती है तो आज जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सोने दे, नाक में दम करके रख दिया है। नीलम उदास होके वहां से चली जाती है। राधा भी विवेक का ये व्यवहार देख के दुखी हो जाती है और नीलम को दिलासा देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हर सुबह नीलम कई बार विवेक को काम पे भेजने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित होती है। अब तो विवेक को जैसे नीलम के ताने सुनने की आदत पड़ चुकी थी। उसे नीलम की एक भी बात से फर्क नहीं पड़ता था और न ही अपने आने वाले भविष्य की कोई चिंता थी। लेकिन भविष्य की चिंता नीलम को हर दिन दुबला करती जा रही थी और आलसी विवेक का रवैया आग में घी डालने का काम कर रहा था। ये सब नीलम के ससुर गिरिधर से देखा नहीं गया और एक दिन वो नीलम से बोला, बहू, अगर मैं तुझे एक सलाह दूं इस निकम्मे को सुधारने की, तो क्या तू मानेगी? जी पिताजी, आपका आदेश सर आंखों पर, कहिए ना। तू नौकरी करना शुरू कर दे। कल को जब इसके दोस्त और समाज इसे ताने मारेगा कि पत्नी की कमाई पे ऐश कर रहा है, तभी इसकी समझ में आएगा। तब जाके इसका स्वाभिमान जागेगा। घर में पड़े पड़े पलंग तोड़ता रहता है, निकम्मा कहीं का। थैंक यू पिताजी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं भी यही सोच रही थी कि अगर विवेक नहीं कमा रहा है तो मुझे तो कमाना ही होगा। शाबाश बेटा, कल से ही नौकरी की तलाश शुरू कर दे। मैं भी तेरी इसमें मदद करूंगा। नीलम सब कुछ भूल के नौकरी की तलाश करने लगती है। वो कई बार कई जगह कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन नीलम यूट्यूब पे वीडियोस देख रही होती है कि उसे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चलता है और वो अलग अलग वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल बना के रखती है। एक रात को नीलम की प्रोफाइल एक वेबसाइट पे बतौर टीचर काम करने के लिए सेलेक्ट हो जाती है। नीलम
खुशी के मारे चीख उठती है। आह वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी जॉब लग गई है। मैंने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। अब मेरी सारी मुसीबत दूर। अरे ये क्या शोर मचा रही हो रात को? फालतू का हंगामा कैसा है? अरे विवेक, मुझे एक ऑनलाइन जॉब मिल गई है, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की। 20,000 रुपए महीना मिलेगा। अरे वाह, क्या बात है। मतलब पैसा ही पैसा, वो भी घर बैठे। अब तो मैं और भी अच्छे से आराम कर पाऊंगा। तुम करो, जॉब करो। ये कहते विवेक सो जाता है और नीलम मन ही मन सोचती है, अरे यार, ये आलसी विवेक को तो सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसे तो बस खाने, सोने और अपनी हवस पूरी करने से मतलब है। नाम विवेक है, लेकिन विवेक नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। आई विश कि मैं माँ को ये सब बता पाती, लेकिन पापा के जाने के बाद माँ और मेहंदी भाई को मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहती। सब्र रख नीलम, सब्र का फल मीठा होता है। काम पे फोकस कर। अगले दिन से ही नीलम मन लगा के अपनी नई जॉब करने लगती है। विवेक चैन की नींद सोता रहता और दोपहर को 12 बजे उठता, तो वहीं नीलम देर रात तक काम करके सुबह 6 बजे उठ जाती। वो पहले सुबह सुबह घर का सारा काम कर लेती, जिससे राधा भी उसकी मदद करती थी। फिर वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगती। घंटों कंप्यूटर पर काम करने की वजह से नीलम की आंखें दर्द करने लगी और उसे चश्मा भी लग गया, लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी और एक दिन उसके फोन पे उसकी पहली तनख्वाह आ गई, जिसे देख विवेक काफी खुश हुआ। विवेक की अच्छी कट रही थी। वो दिन भर अपने आलसी दोस्तों के साथ घूमता फिरता, बाहर खाना खा लेता। उसके निकम्मे दोस्त भी उसकी तरह अपनी अपनी बीवियों की कमाई पे जीते थे। उसे उल्टी सीधी सलाह देते थे, जिससे विवेक का रवैया बदलता जा रहा था और वो दोस्तों के भड़काने पर अपनी पत्नी और घरवालों से हर दिन दूर हो रहा था। इसी बात को लेके नीलम काफी परेशान थी। विवेक नीलम को पागलों की तरह चूमता और रात को उस पे अपनी हवस निकालता। नीलम के बदन पे विवेक की नजर किसी भेड़िए की तरह दौड़ती थी और उसके खूबसूरत शरीर पे विवेक हर रात अपना बदन रगड़ के नीलम को प्यार किया करता था। नीलम प्यार में इस कदर अंधी थी कि उसे विवेक का ये रूप भी मंजूर था, लेकिन हद तब हो गई जब विवेक शराब के नशे में नीलम को कुचलता मसलता। अब उसके लिए रात के सिर्फ 2 ही मतलब थे, एक शराब और दूसरा हवस, जिसने नीलम को अंदर से तोड़ के रख दिया था। एक दिन नीलम अपने सास ससुर से बोली, पिताजी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हमने सोचा था कि मेरे जॉब करने से विवेक की खुददारी उठेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। विवेक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं उसके लिए बस एक खिलौना सा बन के रह गई हूँ। अब तो वो शराब भी पीने लगा है। परेशान तो मैं भी हूं बेटा। जो भी तेरा फैसला होगा मुझे और राधा को मंजूर होगा। बेटी, तूने बहुत कुछ किया है। हमारी बहू होते हुए तूने कमाया और हमको संभाला। अगर आलसी विवेक के भरोसे रहते तो हम भूखे मर जाते। हमने पिछले जन्म जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो तेरे जैसी बहू मिली, वरना तो शहर की लड़कियां अक्सर पति के साथ अकेले रहना चाहती हैं, लेकिन तूने साबित कर दिया कि पढ़ी लिखी लड़कियां दिल से बुरी नहीं होती। शुक्रिया माँ जी। मैंने अपनी तरफ से विवेक का आलस मिटाने की और उसे एक अच्छा इंसान बनाने की बहुत कोशिश की, मगर उसको मुझसे ज्यादा दोस्त प्यारे हैं। तो ठीक है, अब मुझे भी उससे ज्यादा अपनी सुकून भरी जिंदगी प्यारी है। अगले दिन दोपहर को विवेक उठता है तो देखता है कि नीलम घर में कहीं नहीं है। वो उसे बौखला के इधर उधर ढूंढने लगता है। विवेक नीलम को कई बार फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। विवेक अपनी माँ के पास जाके उससे पूछता है, माँ, नीलम कहाँ है? मुझे क्या पता। क्या आपको बता के नहीं गई क्या? ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए।
क्यों, तुझे वो कुछ बता के नहीं गई क्या? ओह, माफ करना, तुझे वो तब कुछ बताएगी ना जब तुझे अपनी अय्याशी से फुर्सत मिलेगी। अब शराब भी पी के आने लगा है ना तू। नीलम ने तेरे लिए क्या नहीं किया। तेरे आलस को दूर करने के लिए नई नवेली दुल्हन ने काम करना शुरू कर दिया। तू कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले गया उसे, गली के मंदिर तक में लेके गया तू उसे। फिर भी उस बेचारी ने अपनी हर इच्छा को मार डाला और तेरी हर जिम्मेदारी निभाई। अब तू पछताता रहे एक आलसी पति बनके। ये तुम क्या कह रही हो माँ? तुम मेरी माँ हो या उसकी? और रही बात मेरे उसके बिना रहने की, तो वो मैं रह कर दिखाऊंगा। तू चिकना घड़ा है, कितना भी पानी बरसाओ एक बूंद नहीं ठहरेगी। लेकिन तेरा भी वक्त आएगा, देखता जा तू। हाँ हाँ, देख लूंगा। दिन बदलते जा रहे थे और उन दिनों के साथ विवेक को नीलम की कीमत और उसकी कमी का एहसास होने लगा था। उसके माँ बाप भी तीर्थ यात्रा पे चले गए थे। कुछ दिन तो विवेक को खूब मजे आए। वो दिन भर आराम करता, रात को दोस्तों से बातें करता, ऑनलाइन खाना मंगवा के खा भी लेता। लेकिन महीने भर में ही विवेक की अकल ठिकाने आने लगी। उसके फोन में कुछ भी पैसे नहीं रहे थे और घर में खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा था। एक दिन विवेक ऐसे ही शराब की बोतल सामने लेके अंधेरे में अकेला बैठा था। शराब सामने थी, लेकिन विवेक पहली दफा उसे पीने से कतरा रहा था। जैसे ही वो बोतल की तरफ हाथ बढ़ाता, उसके कानों में नीलम की कही वो बात घूमने लगती। शराब की लत छोड़ दो विवेक, याद रखो ये बोतल नहीं है, मेरी सौतन है। तुम पहले इसे छूते हो और फिर उसी हाथ से मुझे। विवेक जोर से चीखता है और नीलम को व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजता है जिसमें वो शराब की सारी बोतलें तोड़ रहा होता है और एक कसम भी खा चुका होता है। हेलो नीलम, तुम सही कहती थी। मैं घर में शराब की बोतल नहीं, तुम्हारी सौतन लाया था। लो, आज मैंने तुम्हारी सौतन का खून कर दिया। अब मेरे घर में और दिल में बस तुम्हारी ही जगह है। कल से मैं काम पे जाना शुरू कर रहा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना, और जब तुम्हारा जी चाहे तो मेरे पास लौटाना। ये घर और मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। आई एम सॉरी नीलम, सॉरी। वादा करता हूं कल से तुम्हारा ये आलसी पति एक जिम्मेदार पति बन के दिखाएगा, क्योंकि हमारे अलग होने का कारण मेरा आलस ही था। विवेक मन लगा के फिर से प्लॉटिंग का काम शुरू कर देता है और ढेर सारे पैसे कमाता है। फिर वो नीलम के मैके जाके उससे माफी मांगता है। नीलम भी उसे एक और मौका देके खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। गांव के अंदर एक फूस की मड़ाई, जिसमें मोहन अपनी पत्नी सुमन के संग में रहता है। मोहन का स्वभाव भोला और मददगार है, इसीलिए लोग अक्सर उसका फायदा उठाते हैं। इसके विपरीत मोहन की पत्नी चतुर बुद्धि की है। मोहन बहुत मेहनती है। एक मड़ई के अलावा उसके पास एक जमीन का टुकड़ा है जिस पर वो खेती बाड़ी करता है। उसके खेत पर उसके छोटे भाई राजन की नजर गड़ी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा लालची स्वभाव वाला है। दिन भर का थका हारा मोहन घर आता है। सुमन, अरे ओ सुमन, मैं घर लौट आया हूँ। बड़े जोर की भूख लगी है। रोटी पका दी है क्या? हाँ, बना दी है। तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। वैसे क्या बनाया है खाने में? तुम खेत से जो तोरई तोड़ कर लाए थे, उसी की तरकारी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। मुझको तो लगा पड़ोस के घर से रोटी की खुशबू आ रही है। चलो, अच्छा किया तुमने जल्दी खाना बना लिया। मैं तो आज पेट भर कर खाऊंगा। तुम खाना परोसो, मैं हाथ मुंह धोकर आया। सुमन जैसे ही खाना परोसती है, तभी राजन आ जाता है। उसे देखकर पत्नी बुदबुदाकर बोली, पता नहीं ये राजन आज कौन सा मतलब निकालने आया है। ससुर जी जो कुछ भी छोड़कर गए थे, घर जमीन सब कुछ तो अकेले हड़प गया। पता नहीं आज कौन सा नया दुखड़ा रोने आया है। प्रणाम मोहन भैया, कैसे हो? अरे राजन, मेरे भाई कैसा है? आजा रोटी खा ले और बता, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस भैया खाओ। क्या बताऊं भैया, बहुत बुरी हालत है आजकल तो।
इस बार बारिश में मछली पालन का धंधा खोला था, मगर सारी पूंजी डूब गई। घर में खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मैं और मेरी पत्नी नमक रोटी खाकर रह रहे हैं। भैया, मैं वो कह रहा था, थोड़े समय के लिए अपनी जमीन मुझे दे देते तो मैं उस पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी उगा लेता। अजी, हमारे पास खुद इकलौती वही एक जरा सी जमीन है। अगर वो हम राजन देवर जी को दे देंगे तो खुद किस पर खेती करेंगे और कहाँ से खाएंगे? ये सुमन भाभी भी ना एकदम लाल बुझकर है, टांग अड़ाने से बाज नहीं आती। मगर मैं भी मीठी छुरी हूँ। हाँ, अपना काम निकलवाना आता है मुझको। चिकनी चुपड़ी बातें करके राजन मोहन का खेत ले लेता है। राजन उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। लगभग 5-6 महीने गुजर जाते हैं। एक रात पत्नी अपने पति से बोली, अजी देखो, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। अब हमें भी अपनी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन चाहिए होगी। तुम देवर जी को बोल दो कि हमारी जमीन खाली कर दे। पता नहीं, मुझको उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा। अरे दे देगा सुमन, भागी थोड़ी जा रही है जमीन। और राजन मेरा सगा भाई है, वो मेरा बुरा नहीं करेगा। अजी, तुम नहीं जानते अपने भाई को। वो 1 नंबर का ठगेरू और लालची किस्म का है। और जमीन जायदाद के मामले में कोई किसी का कितना भी सगा हो, धोखेबाजी कर देता है। आखिरकार वही होता है जिसका चतुर पत्नी को डर होता है। राजन खेत देने से साफ इनकार कर देता है। पत्नी मसले को पंचायत में ले जाती है, लेकिन मुखिया को पैसे खिलाकर राजन उसे अपने हक में बुलवाता है, जिसे अब रोजगार पैदा करने के लिए गरीब पति पत्नी के पास कोई सहारा नहीं बच जाता है। घर की माली हालत बहुत कंगाल हो जाती है। अनाज भी खत्म हो जाता है। क्या बात है सुमन, अभी तक चूल्हा बंद पड़ा है? आज खाना नहीं बनाओगी? डबडबाई आंखों से रसोई को निहारते हुए पत्नी ने कहा, अजी घर में बचा ही क्या है बनाने को? मुट्ठी भर चावल भी तो नहीं है कि पका दूं। ये सुनकर मोहन उठ खड़ा होकर जाने लगता है। अजी कहाँ चल दी अब तुम? जा रहा हूँ, देखता हूँ किसी का खेत बोने का काम मिल जाए तो घर में कम से कम अनाज भी तो चाहिए ना। ठीक है जी, जाओ, मगर जहाँ भी काम करना पैसे की बात पहले कर देना, वरना ऐसा ना हो कि हर बार की तरह इस बार भी लोग तुम्हें ठग लें। घर की मुश्किलों को देखकर मोहन जगह जगह काम मांगता है, पर उसको निराशा ही मिलती है। आखिर में वो गांव के सबसे कंजूस जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, कोई काम मिलेगा? अरे क्या बात है, गधा खुद मेरे पास चलकर मूर्ख बनने आया है। ये तो बड़ा सीधा है, मैं इससे मुफ्त में काम करवाऊंगा। बताइए जमींदार जी, काम देंगे? अरे बिल्कुल, काम की थोड़ी कमी है, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है जमींदार जी? मैं तुम्हें 10 कट्ठे की जमीन दूंगा, तुम्हें उसे जोतना होगा और फसल बोना होगा। अगर तुम दिल लगाकर काम करोगे तो 1 महीना पूरा होने पर मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। जी, मुझे मंजूर है। तो लो, इस पर अंगूठा लगा दो। मोहन ने शर्त मंजूर कर लिया। जमींदार ने उसे बहुत ही बंजर खेत पर फसल लगाने को दे दिया, जिसमें कुछ भी उगाना असंभव था। भोला भाला मोहन कड़ी मेहनत से हल चलाकर खेत जोतकर बीज बोता है, खाद पानी डालता है। लगभग महीने भर के अंदर धीरे धीरे फसल तैयार हो जाता है। मोहन खुश होता है कि उसकी मेहनत रंग लाई है। वो महीने पूरा होने का इंतजार करता है। 1 महीना होने वाला है। ये गधा मोहन तो शर्त जीत रहा है। ऐसे तो मुझको इसे तनख्वाह देना ही पड़ेगा। मुझे अब चतुराई दिखानी होगी। वैसे खेत की फसल भी पक गई है। आज रात को ही मैं पूरी फसल कटवा लूंगा और इस मूर्ख को कह दूंगा कि गधा खेत चर गया, तब मुझको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जमींदार रातों रात फसल कटवा लेता है और इल्जाम मोहन पर डाल देता है कि उसके ध्यान न देने से गधा खेत चर गया। तुम्हारी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई। मूर्ख कहीं के, कितने महंगे बीज खाद खरीदा था मैंने। तुम्हारे चक्कर में गधा सारी फसल चर गया। अब तुम्हें 3 महीने मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना पड़ेगा। हे भगवान, अब क्या करूं? सुमन को क्या कहूंगा घर जाकर? मैं तो ना घर का रहा ना घाट का। मोहन मुंह लटकाकर घर चला आया। उसने सुमन को सच्चाई नहीं बताई। इधर जमींदार उसे हर दिन में कई कट्टा जमीनों पर से कपास की फसल तुड़वाता, तो कभी खेत से आलू निकालकर बोरी में लदवाकर घर तक मंगवाता।
जिससे बेचारा काफी ज्यादा थकावट के चलते मोहन घर जाकर बिना खाए पिए ही सो जाता। अब सुमन, जो कि सब देख रही थी, सोच में पड़ जाती है। दाल में कुछ तो काला है। पिछले 2-4 दिनों से रोज रात में घर आकर रोटी भी नहीं खाकर सोते। कहीं जमींदार इनसे ज्यादा मेहनत तो नहीं करवा रहा है। अगले दिन पत्नी मोहन का पीछा करते हुए जमींदार के घर पहुंच गई, जहां उसको सब कुछ मालूम पड़ा। दैया रे दैया, ऐसे तो ये जमींदार मेरे पति का खून चूस जाएगा। ये जमींदार कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, वरना जिसकी कई कट्ठे की फसल जल जाए वो इतना खुश नहीं रह सकता। मुझे इस पर नजर रखनी होगी। पत्नी उसी खेत पर आकर गौर से देखती है जहां उसके पति ने मेहनत से फसल उगाई थी। ये जमींदार झूठ बोल रहा है। इस खेत की फसल को गधे ने नहीं चरा, बल्कि फसल काटा गया है। जमीन में लगे डंठल पर दराती के निशान है, मतलब जमींदार ने जरूर कहीं ना कहीं फसल को छुपा दिया है। मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे इसका भेद खोलकर ही रहना होगा। इसी तरह वक्त गुजरता है। एक दिन सुमन जमींदार को एक गोदाम में जाते हुए देखती है। सारी फसल वहीं थी, जिसे देखकर जमींदार ठाका मारकर हंसते हुए बोला, क्या सही चूना लगाया है मैंने उस गधे मूर्ख मोहन को। जिस खेत से मुझे कभी फायदा नहीं हुआ, उसने मुझको फायदा कराया। मेरी बंजर जमीन पर सोने जैसी फसल उगाई और मैंने रातों रात उस फसल को कटवा कर छिपा दिया और कह दिया कि खेत गधा खा गया। देखो कैसे मुफ्त में मेरे घर में काम हो रहा है। अच्छा, तो इस कपटी जमींदार ने मेरे भोले भाले पति की शराफत का फायदा उठाया है। कोई नहीं, अब मैं इसी की दाव इस पर चलूंगी। इसकी सारी चालाकी मैं निकालती हूँ। पत्नी ने दोगुनी होशियारी दिखाई और रात के अंधेरे में सारी बोरी दोनों पति पत्नी ने अपने घर में रखवा लिया और गोदाम में आग लगा दी। अगली सुबह जब जमींदार ने जला हुआ गोदाम देखा तो उसके सीने पर सांप लौट गया। वो छाती पीटकर हाय हाय करने लगा। हे राम, मेरे गोदाम में किसने आग लगाई? सारी की सारी फसल जलकर खाक हो गई। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तभी पूरा गांव जमींदार के हल्ले को सुनकर आ जाता है। मोहन और सुमन भी वहां आ जाते हैं। सुमन चतुराई से बोली, जमींदार जी, एक बात पल्ले नहीं पड़ी। आपने तो कहा था आपकी फसल गधा चर गया है। फिर कौन सी फसल यहाँ पर रखी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? अरे मैंने झूठ कहा था ताकि मुझे मोहन को तनख्वाह नहीं देनी पड़े। कितने मेहनत से रात काली करके चोरी चुपके फसल कटवाई थी। कमबख्त सारी मेहनत पर पानी फिर गया। जमींदार अपने आप ही सारी सच्चाई उगल देता है। पूरे गांव वाले जमींदार के ठगेरू रवैये को जान जाते हैं। तभी सरपंच जी गुस्साए अंदाज में कहते हैं, मुझे नहीं पता था जमींदार कि तुम इतने ठगेरू बेईमान आदमी हो। गरीब के हक के पैसे मारते शर्म नहीं आई तुमको? अभी के अभी मोहन को उसकी मेहनत की मजदूरी दो, समझे? केवल 1 महीने की तनख्वाह मत देना जमींदार। तुमने जो मेरे पति से 3 महीने और ज्यादा काम करवाया है, मुझे उसकी भी तनख्वाह चाहिए। और तुम्हारी फसल नहीं जली है, सही सलामत है, क्योंकि हमें किसी का धन खाने की आदत नहीं। हम अपनी मेहनत का खाते हैं। अंत में जमींदार को 4 महीने की तनख्वाह मोहन को देना पड़ा। दोनों पति पत्नी सारी फसल लाकर रख देते हैं। इधर मोहन का लालची भाई राजन को भी अपनी करनी का पछतावा होता है, जिसे वो अपने भाई का खेत उसे वापस दे देता है। दोनों पति पत्नी खुशी से खेती करके हंसी खुशी रहते हैं।